धामी सरकार की सख्ती देखी जा रही है। कुट्टू के आटे की बिक्री के लिए अब गाइडलाइन जारी कर दी गई है। बिना लाइसेंस कुट्टू का आटा नहीं बेचा जा सकेगा, सील पैक में बिक्री होगी। नवरात्रि के दौरान उपवास में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले कुट्टू के आटे को लेकर उत्तराखंड सरकार ने सख्त नियम लागू कर दिया। अब खुले में कुट्टू का आटा नहीं बेचा जा सकेगा, बल्कि केवल सील पैक में ही उपलब्ध होगा। सरकार ने मिलावट पर लगाम लगाने और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खाद्य संरक्षण और औषधि प्रशासन विभाग को कड़े निर्देश दिए हैं। देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर से लिए गए 6 नमूने फेल हो चुके हैं। जांच में कई नमूनों में कीट, फंगस और माइकोटॉक्सिन जैसे खतरनाक तत्व पाए गए। तो ये बड़ी खबर, कुट्टू के आटे की बिक्री के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब सील पैक में ही सिर्फ बिक्री हो सकेगी, खुले में कुट्टू का आटा नहीं बेचा जाएगा। तो आपको बता दें, चैत्र नवरात्रि का ये पावन सप्ताह चल रहा है और अब ऐसे में सील पैक में ही बिक्री होगी। कुट्टू का आटा इस चैत्र नवरात्रि के मौके पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश कनेड़ा हमारे साथ लाइव मौजूद है। हरीश, जिस तरह से अब देखा जा रहा है कि लगातार कई जगहों से ऐसे मामले सामने आए हैं कि कुट्टू का आटा खाने से कई लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और अब प्रशासन और सरकार पूरी तरह से सख्ती दिखा रहा है। खुले में नहीं बेचा जा सकेगा कुट्टू का आटा, सील पैक में ही सिर्फ बेच सकेंगे। और भी क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? देखिए गरिमा, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसपी जारी की है, जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि सील पैक तरीके से ही जो कुट्टू का आटा है वो प्रदेश में बिकेगा। और इसके अलावा जो गड़बड़ी है, जो धांधली है, क्योंकि आपने देखा कि इससे पहले जो नवरात्रि के पहले दिन व्रत शांत करने के बाद जिन लोगों ने कुट्टू के आटे का इस्तेमाल किया था, उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। 100 से ज्यादा लोग देहरादून में इससे बीमार हो गए थे और उसी की जांच के लिए मुख्यमंत्री ने आदेश भी दिए थे। और आदेश के बाद जो जांच में कई गड़बड़ियां इसमें पाई गई है, उसमें उसी को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सील पैक तरीके से ही प्रदेश में लागू होगा कुछ जो बिकेगा कुट्टू का आटा। और इसके अलावा जो खुला जो आटा है वो बिल्कुल भी नहीं बिकेगा। पूरी तरह से जो खाद्य विभाग है और उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग इनको सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी हाल में अगर इस तरह से अगर कोई गड़बड़ी करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर हो या अलग अलग जगह है जहाँ से निर्मित किया जाता है, जहाँ से निर्यात किया जाता है ये आटा, उसको उन कंपनियों पर कार्रवाई की भी मांग यहाँ पर की गई है। और कार्रवाई की बात करने के साथ साथ मुख्यमंत्री ने बहुत सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी हाल में लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और इसी को लेकर के स्वास्थ्य विभाग और जो खाद्य विभाग है वो अलर्ट मोड पर है। और अभी चूंकि नवरात्र का समय है, लगातार जिस तरह से जो बढ़ती हैं वो लगातार इस तरह के जो खाद्य सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें अगर इस तरह की गड़बड़ी अगर पाई जाती है तो निश्चित तौर पर उनकी कार्रवाई होनी भी लाजमी है। मुख्यमंत्री कहीं न कहीं सख्त नजर आ रहे हैं। और इससे पहले ही जो प्रदेश में जो लोग बीमार पड़े थे उनको भी देखा जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य धन सिंह रावत ने भी विभाग की समीक्षा की है। और इसके अलावा रेखा आर्य जो खाद्य सुरक्षा में है उनको भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह की अगर कोई भी गड़बड़ी करता हुआ पाया गया तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ठीक है हरीश, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां नए वित्त वर्ष को लेकर उत्तराखंड सरकार ने पहले से अपनी रणनीतियां तय कर ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले दिनों वित्त विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान आने वाले 10 साल और आने वाले 25 साल के लिए विकास की रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि वित्त विभाग को 10 सालों का रोड मैप बनाने के लिए कहा है। पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प के तहत उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़े, उसको लेकर कवायद की जा रही है। पिछले दिनों मैंने वित्त विभाग की समीक्षा की थी और हमारा जोर है कि आने वाले 10 साल और आने वाले 25 साल एक 10 सालों का रोड मैप वित्त विभाग पूरी तरह से बनाए कि हमको किस प्रकार की चुनौतियों का भविष्य में सामना करना पड़ेगा, कौन से क्षेत्र में हमारा रेवेन्यू एक स्थिरता में आएगा, कौन से क्षेत्र में हम रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं, कहाँ हमें अधिक वित्त प्राप्त हो सकता है। और उसी प्रकार विकसित भारत का संकल्प जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के समक्ष रखा गया है, उसमें हम किस प्रकार से योगदान कर सकते हैं। तो हम दोनों ही विजन लेकर चल रहे हैं, जिससे कि आने वाले भविष्य में कहीं भी हमें वित्त के क्षेत्र में किसी प्रकार की चुनौती, किसी प्रकार का संकट हमारे सामने न खड़ा हो और हमारा राज्य निरंतर प्रगति को आगे बढ़े। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव आनंद वर्धन हरिद्वार पहुंचे हैं। कनखल स्थित दक्ष प्रजापति मंदिर के बाद श्री माया देवी मंदिर में मां गंगा का
पूजा अर्चना की और आरती में भी उन्होंने भाग लिया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने हरिद्वार में आगामी कुंभ 2027 के मेले को लेकर मेला अधिकारी से मायापुर स्थित कैंप कार्यालय में विचार विमर्श किया। उन्होंने जिलाधिकारी और जनपदीय अधिकारियों को आगामी कुंभ 2027 की तैयारियों के संबंध में निर्देश दिए कि शासन स्तर पर भी आगामी 7-8 दिन में बैठक की जाएगी। इसमें कुंभ 2027 में सरकार द्वारा सुचारू व्यवस्थाएं की जाएंगी। साधु संतों और महात्माओं को साथ में लेकर और उनके मार्गदर्शन और विचार विमर्श कर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने आगे कहा है कि आगामी कुंभ 2027 को लेकर हमारी योजनाएं गतिशील हैं। जो भी योजनाएं बनेंगी वो हरिद्वार शहर कुंभ नगरी के लिए अच्छी होंगी। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने के बाद उत्तराखंड से लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने इसका समर्थन किया। शमून कासमी ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल ऐतिहासिक है। जो लोग मुसलमानों को भ्रमित कर रहे हैं कि मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर कब्जा हो जाएगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक माना। जिनके लिए संपत्ति दी गई वहां स्कूल, यूनिवर्सिटी और अस्पताल बनाए जाते तो गरीबों का भला होता। जैसे उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ तो उन्हीं लोगों ने इसे इस्लाम के विरोध में बताया, जबकि ऐसा नहीं है। वक्फ बिल में शंकाएं पैदा की जा रही हैं। उसका जो बड़ा फ़ायदा ये होगा, ये वक्फ संशोधन बिल जब पास हो जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, तो जिनके लिए ये प्रॉपर्टी दान की गई थी, गरीबों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, उनका इससे भला होगा। और इस प्रॉपर्टी पर मैं समझता हूं कि जो हमारे माननीय किरण रिजिजू जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो उनका जो कहना है और वो जो बात कहते हैं वो सरकार का विज़न होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि सबका विकास हो, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस देश में शामिल हो। तो मैं समझता हूं कि इस प्रॉपर्टी से गरीब मुसलमानों को फ़ायदा होगा। इस तरह से फ़ायदा होगा कि उसकी प्रॉपर्टी पर यूनिवर्सिटी बनेगी, कॉलेज बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स से जनतंत्र टीवी ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम लोग तो खुश हुए हैं। जो गरीब मुस्लिम है उनके पास खोने के लिए तो कुछ नहीं था, लेकिन इस बिल में संशोधन होने के बाद अब उनको बहुत कुछ मिलेगा। जिनको विरोध करना है वो कानून के दायरे में रहकर विरोध करें, कहीं बैठकर प्रदर्शन करें। अगर गरीब मुस्लिम के कंधों पर बंदूक रखकर चलाएंगे और हिंसा फैलाने की कोशिश करेंगे तो फिर खैर नहीं। देखिए, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शम्स जी हमारे साथ में हैं। सादाब शम्स जी, सादाब जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल का इंतजार और इसमें संशोधन की बात जो है सब लोग कर रहे थे। आप लोग भी काफी समय से इसकी मांग उठा रहे थे, लेकिन लोकसभा में तो देखिए बहुमत मिल गया, बिल पास हो चुका है। बड़ी चर्चा हुई थी, लंबी चर्चा हुई थी, हंगामे भी काफी ज्यादा हुआ। मुझे लगता है कि गरीब मुसलमानों की उम्मीदों को पड़ लग गए। वो उम्मीद जो मोदी जी से की गई थी, गरीब पसमानदा मुसलमान जो उम्मीद कर रहा था, वो उम्मीद कहीं ना कहीं ज़मीन पर उतरती हुई नजर आई। जिस तरह से पूरा एनडीए ताकत के साथ अड़ के खड़ा हो गया मोदी जी के नेतृत्व में, और जो हमारे केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है किरण रिजिजू, जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया, उससे साफ देश को समझ में आ गया कि बिल किसी के खिलाफ नहीं है, सिर्फ देश के गरीब मुसलमानों के पक्ष में है। ये जो ज़्यादा ताकत देना भी कई बार नुकसानदायी हो जाता है, और अपनी उस ताकत के दम पे जो इनक्रोचर्स, जो वक्फ माफिया, जो वक्फ ग्रैबर बैठे थे, उस वक्फ की संपत्तियों में जो लूट करने के लिए बैठे थे, उस लूट के ऊपर लगाम लगेगी। अब लगाम लगेगी उन माफियाओं के ऊपर जो इस वक्फ को अपनी बपौती समझते थे। अब उनसे छिनेगा। गरीब के पास था क्या जो छिन जाएगा? गरीब मुसलमान को तो मिलने वाला है, उसके भी अच्छे दिन आने वाले हैं। अब ये जो प्रॉपर्टी है, जो औकाफ है, ये गरीबों के काम आएगा, जो इसके असली मुस्तहिक हैं, जो सदका, ज़कात, खैरात के पैसे के मुस्तहिक हैं, जो वाकई ये मानते थे कि जिनका हक है, जिनको मिलना चाहिए था, गरीबों के हाथ अमीर बैठ जाएं, ये तो जुल्म था। इस जुल्म का आज अंत हो रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी के साथ पूरी टीम ने ताकत के साथ लग के दिखा दिया कि अब
भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। जो पिछड़ा हुआ समाज, अंतिम छोर पर खड़ा हुआ ये मुस्लिम समाज जो एक तरफ पड़ा था, ये अब इसको भी मुख्य धारा में जोड़ने की एक ईमानदार कोशिश इस अमेंडमेंट के माध्यम से की जा रही है। मैं ये कह सकता हूं आने वाला वक्त हमारा होगा, आने वाला वक्त इस देश के गरीब मुसलमान का होगा। हम विश्व गुरु बनेंगे, क्योंकि एक हाथ कमजोर रह जाए तो फिर विश्व गुरु बनना आसान नहीं होता। इस हाथ को ताकत देने का काम मोदी जी कर रहे हैं। ये भी लग रहा है ना कि सरकार जो है इन जमीनों को मुसलमानों से छीन लेगी और उसके बाद अपने साथियों को दे देगी, अपने मित्रों को दे देगी, जो पूंजीपति है उनको दे देगी। ये आरोप कौन लगा रहा है? वो लुटेरे जो लूट के बैठे हैं, उनको डर है हमसे छीन लेगी। तो बताइए ये किसके पास कितनी कितनी जमीन है? सबका शजरा है हमारे पास। मैरियट किसकी जमीन पे बना, ओबराय किसकी जमीन पे बना, देने वाले कौन कौन हैं, जनता सब जानती है। चोर मचाए शोर। अब जनता जाग रही है, ये मुसलमान भी जाग रहा है, ये बहकावे में आने वाला नहीं है। और मेरी वार्निंग है तमाम विपक्ष के साथियों को, लोकतंत्र ने जो अधिकार दिए, विरोध का अधिकार दिया, विरोध कीजिए, धरना प्रदर्शन कीजिए, बिल्कुल छूट है। लोकतंत्र ने अधिकार दिया है, ये लोकतंत्र है। आपको कोर्ट जाना है, माननीय न्यायालय जाना है, जाइए। लोकतंत्र की परिधि में रहकर विरोध करेंगे तो फायदे में रहेंगे। चलिए धन्यवाद। तो देखिए आप सादाब शम्स जी को सुन रहे थे, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं आंचल यादव, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रुड़की पहुंचे हैं, जहां उन्होंने लक्ष्मी नारायण घाट पर मां गंगा मैया की पूजा अर्चना कर आरती की है। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि रुड़की में मां गंगा की आरती का अच्छा प्रयास किया गया है। रुड़की देवभूमि का प्रवेश द्वार है, यहाँ इस प्रकार के आयोजन होना अच्छी बात है। वहीं रावत ने कहा कि सोलानी पुल अब तक नहीं बन रहा है, इसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। वहीं वक्फ संशोधन बिल में संशोधन पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों के लिए वो ये सब कर रहे हैं वही लोग इससे खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार वक्फ के उद्देश्य को खत्म करना चाहती है। बहुत अच्छा लगा। पहली बार नहीं, माँ गंगा की आरती तो मैंने कम से कम 100 बार से ज्यादा की होगी। हाँ, रुड़की में पहली बार, अब प्रारंभ भी अभी हुई है, इसलिए अच्छा प्रयास है और इसलिए आज मैं भी सम्मिलित हुआ। अच्छा लगा। ये घाट सब बनवाए गए थे, हमारे समय में सब शुरुआत हुई थी ये मंदिर के लिए। मैं बल्कि वो हमारे सैनी साहब जो है, उन्होंने बड़ा प्रयास किया। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, लगे रहते थे। बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश से हमने ये सब परमिशन करवाई और आज अच्छा लगा कि उसमें ये अच्छा बना रखा है पूजा करने के लिए, जो आगे ब्लॉक बना रखे हैं, अच्छा लगा। अच्छा, ये संघर्ष भी है, जो भ्रष्टाचार है दोनों की। अब भ्रष्टाचार तो हालत ये है, रुड़की में इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा कि इतने दिनों से पुल खराब पड़ा हुआ है सोलानी का, उसको ये ठीक नहीं कर रहे। प्रदेश में किसी भी गांव में अब कम राशन सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सभी गोदाम पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे लगा दिए गए हैं और अब इसे तौलकर ही विक्रेताओं को राशन मिलेगा। साथ ही इस महीने से प्रदेश के 2 जनपदों में नई पास मशीनों से राशन वितरण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मई महीने से सभी 13 जिलों में ये व्यवस्थाएं लागू हो जाएंगी। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार के समस्त उचित दर विक्रेताओं को नवीन ई पास मशीनों का वितरण किया गया। भारत सरकार के द्वारा लगातार ये कोशिश है, भारत सरकार के द्वारा ये मैंडेटरी अब किया जा रहा है कि हमारे जो अब राशन का वितरण होगा वो ई पॉस मशीन के माध्यम से होगा, जिसको लेकर हमने पायलट के रूप में गढ़वाल के अपने हरिद्वार जनपद में और कुमाऊं के अपने उधम सिंह जनपद में हमने इसकी शुरुआत कर दी है। और ये जो शुरुआत की गई है, ये शुरुआत में इसका जो फीडबैक आ रहा है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। इससे जो हमारे लाभार्थी हैं वे आसानी से बिल्कुल क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी बराबर राशन प्राप्त कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से इसका विस्तार हम लोग पूरे प्रदेश में करेंगे। ई पॉस मशीन हम लोग हर राशन डीलरों तक पहुंचाएंगे, ताकि जो है हमारे लाभार्थी को क्वालिटी और क्वांटिटी से समझौता ना करना पड़े। उत्तराखंड में मदरसों पर मचे सियासी घमासान से राजनीति गर्मा गई है। धामी सरकार अवैध और अपंजीकृत मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन का कहना है कि सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य केवल अवैध मदरसों पर कार्रवाई करना और शिक्षा स्तर में सुधार करना है। कांग्रेस केवल मुस्लिम वोटों की राजनीति कर रही है। कांग्रेस नेता बयानबाजी में लगे हुए हैं। जो मदरसे अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, सिर्फ उन्हीं पर कार्रवाई चल रही है। सिंह धामी जी का मंशा है कि उत्तराखंड के अंदर जितने भी संचालित मदरसे हैं, उन सभी मदरसों में एनसीईआरटी लागू हो
मदरसों के अंदर दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम भी हासिल हो। दीन की तालीम भी ज़रूरी है, दुनिया की तालीम भी ज़रूरी है। लेकिन अधिकांश मदरसे ऐसे हैं, उन्होंने मदरसे तो खोले, परंतु मदरसों के अंदर जो एनसीईआरटी होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, भूगोल, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, ये सभी सब्जेक्ट होने चाहिए। लेकिन इन सब्जेक्टों से मदरसों के संचालकों ने उन मदरसों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को दूर रखा गया। लेकिन हमारी धामी सरकार का स्पष्ट कहना है कि उत्तराखंड के अंदर हम एक विकसित उत्तराखंड बनाना चाहते हैं। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी देहरादून पहुंचे और कंडाली अस्तित्व अवार्ड से सम्मानित महिलाओं को सम्मानित किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनको कार्यक्रम में आकर बहुत खुशी हो रही है और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई हर उस महिला के लिए है जो अपने अस्तित्व को खोज रही है। इस दौरान उन्होंने सीएम धामी के राज्य में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई को जायज ठहराया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड दिव्य स्थान है और इसे शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। डेवलपमेंट में बाधा उत्पन्न करने वाले अतिक्रमण को हटाया जाना जरूरी है। देखिए, जब मैं आचार्य महामंडलेश्वर बनी और 2015 में जब हमने किन्नर अखाड़े का गठन किया और 2016 में मुझे आचार्य महामंडलेश्वर की पदवी दी, तो मेरे हिसाब से मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। और अभी 2025 का भी कुंभ बहुत सुंदर हुआ और आज मैं देहरादून में अस्तित्व एक कार्यक्रम जो प्राची जी ने बहुत सुंदर तरीके से महिला सशक्तिकरण के ऊपर जिन्होंने किया था और बहुत सुंदर कार्यक्रम, अलग अलग महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों से जिनको सम्मान किया गया, जिनको एक अलग स्थान पे रखा गया और जिनका प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विभागों के लिए दायित्वों का बंटवारा कर दिया है। इनमें से एक नाम रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल का भी है, जिन्हें पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार समिति का अध्यक्ष का दायित्व मिला, जिस पर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहा। साथ ही कहा कि जिस उद्देश्य को लेकर उन्हें दायित्व दिया गया उसका वो पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि जो अपॉइंटमेंट हमको दी जा रही है, ऐसा नहीं है कि ये कोई नया रॉकेट का आविष्कार हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तराखंड में सब लोग बड़े जुझारू हैं, काम करने की इच्छा रखते हैं। सरकार भी कहीं ना कहीं लोगों के विचार को एक जिसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव दिशा में ले जाने के लिए प्रयासरत रहती है। खासकर हमारे मुख्यमंत्री जो खुद ही यंग भी नहीं बल्कि यंगस्टर मुख्यमंत्री हैं, वो तो वैसे ही अपने एक्सपीरियंस की वजह से हर जगह कुछ ना कुछ आइडिया लेकर के और प्रयास में रहते हैं कि कैसे चीज़ों को और अच्छा करा जा सके। उत्तराखंड की एक दूसरी जो बड़ी खासियत है वो है कि ये इसे बोलते ही सैनिक बाहुल क्षेत्र। ओवरऑल पूरे देश में अगर परसेंटेज देखी जाए उत्तराखंड की जनसंख्या को के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा। और अब खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी की कैंट विधायक सविता कपूर ने कार्यकर्ताओं को राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने पर खुशी जताई है। विधायक सविता कपूर ने कहा कि बीजेपी के 20 कार्यकर्ताओं को सरकार में जिम्मेदारी दी गई, इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और वे आने वाले समय में और भी बेहतर कार्य पार्टी के लिए करेंगे। साथ ही सरकार के कामकाज में भी वे अपना सहयोग देंगे। सविता कपूर ने सीएम धामी और पार्टी संगठन का आभार व्यक्त किया। 20 कार्यकर्ताओं की सूची जारी की है, जिनमें को राज्य मंत्री के रूप में दर्जा दिया गया है। और बहुत खुशी की बात है कि हमारा बीजेपी कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत करता है, पार्टी के लिए काम करता है और उनको ये पदभार मिलने से और भी अच्छे तरह कार्य करने का उन्हें अवसर मिलेगा। मैं उन सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने अधिकारियों के साथ बद्रीनाथ धाम की तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने यात्रा से जुड़े विभागों को यात्रा से पूर्व सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल संस्थान, ऊर्जा निगम और संचार विभाग के अधिकारियों को पानी, बिजली और संचार की व्यवस्थाओं जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान दर्शन लाइन के क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण किया। साथ ही जिलाधिकारी ने दर्शन लाइन पर बुजुर्ग तीर्थयात्रियों के बैठने की व्यवस्था करने और शौचालय निर्माण करने के लिए पुलिस, नगर पंचायत और बीकेटीसी के अधिकारियों को निर्देश दिए। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में पूरा जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने संयुक्त रेकी की है बद्रीनाथ धाम की। तो जो भी नुकसान बर्फबारी से हुआ था इस सीज़न में उसका आंकलन किया है। पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान, पर्यटन विभाग, जितने भी विभाग यहाँ काम करते हैं सबके कॉन्ट्रैक्टर्स और लेबर मोबिलाइज हो गए हैं। काम स्टार्ट हो गया है और क्योंकि अब 1 महीने से भी कम का समय हमारे पास है तो हमारा प्रयास है कि इसको तीव्र गति से कार्य को पूर्ण किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को एक सुगम सुचारू यात्रा का अनुभव हो सके।
और अब लगातार हम लोग यहाँ पे आते रहेंगे मॉनिटरिंग के लिए। और जो हमारे जूनियर ऑफिसर्स हैं वो यहीं तैनात हो गए हैं बद्रीनाथ धाम में, तो वो सुपरवाइज़ करेंगे, डेली रिपोर्ट ली जाएगी।